फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का आपका जो समावेशी शिक्षा का प्रश्न पत्र 2024 में पूछा गया है उसके जो है संपूर्ण हल को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले। सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि निर्देशन का प्रकार नहीं है, तो इसमें कौन सा प्रकार नहीं है। तो इसमें जो है आपका वो लिखित निर्देशन जो होता है इसका प्रकार नहीं होता है, और शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यवसायिक सभी इसके प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रेल लिपि संबंधित है, तो ब्रेल लिपि जो होती है वो दोस्तों आपके जो है दृष्टि दोष से संबंधित होती है ना। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारतीय पुनर्वास अधिनियम जो है आपका ये संसद के द्वारा जो 1992 में पारित किया गया था, जबकि अगर ये आपसे पूछे कि अस्तित्व में कब आया है तो अस्तित्व में जो है 1993 में से जो है अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है कि अच्छी निर्देशन सेवा होती है, तो अच्छी निर्देशन सेवा जो होती है आपकी बाल केंद्रित होती है। नेक्स्ट आपका है कि डिस्ग्राफिया संबंधित होती है ना, डिस्ग्राफिया यहाँ से होगा डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया जो होती है वो दोस्तों ये आपके जो है लेखन अयोग्यता से संबंधित होती है। नेक्स्ट है कि दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान आपका जो है देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है कि मनोवैज्ञानिक किक के अनुसार सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार क्या है। तो ये आपका जो है बच्चों द्वारा किए गए कार्य की गति के द्वारा जो है इनका वर्गीकरण या फिर पहचान की जाती है। नेक्स्ट है कि निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना और सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है आपके स्किनर का था। नेक्स्ट है कि परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके जो है इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट है कि निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है बार एवं बर्टन का है ये। नेक्स्ट है कि केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये सन 1954 में की गई थी। नेक्स्ट है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा कहलाती है, तो ये आपकी जो है समावेशी शिक्षा कही जाती है। नेक्स्ट है कि भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण थे आपके, है ना। तो इसमें जो है आपके 5 जो हैं उप परीक्षण थे। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है, तो किसके द्वारा होती है, तो ये आपके अवलोकन के द्वारा जो प्रारंभिक अवस्था में पहचान की जाती है। नेक्स्ट है कि परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है, तो ये आपका जो है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो होता है इनके द्वारा किया जाता है। आगे अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बुद्धिलब्धि का सूत्र बताइए। तो बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है आपका IQ इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, है ना। और इसको जो है सबसे पहले प्रयोग सन 1916 में जो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण में किया गया था। नेक्स्ट है कि डाइट का पूरा नाम लिखिए। तो डाइट का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इंग्लिश में आप कहेंगे इसको डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है कि सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। तो सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व आपके हो जाएंगे, उसमें मौलिकता होती है ना, प्रवाह क्षमता भी होती है, लचीलापन होता है, विस्तार की क्षमता इनमें होती है, और पुनः परिभाषीकरण की क्षमता भी, और समस्या की अनुभूत करने की जो है इसमें कई सारे इस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि किन्हीं 2 व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के नाम लिखना है। तो इसमें आपका हो जाएगा विनय साइमन बुद्धि परीक्षण हो जाएगा, है ना, और स्टैनफोर्ड संशोधित विनय परीक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये जो है 1987 में जो है पारित किया गया था। इसमें जो है मंदबुद्धि, विकलांगता, लकवा से पीड़ित लोगों के कल्याण हेतु जो है राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 में बनाया गया था, है ना। नेक्स्ट है कि परामर्श में सहयोग देने वाली 2 संस्थाओं के नाम बताइए। तो परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं आपके जो होते हैं मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश जो कि प्रयागराज में है, और मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर जो होते हैं, और जिला चिकित्सालय और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, और जो है आपके पर्यवेक्षण और निरीक्षण तंत्र जो होते हैं इसके सहयोग देने वाली संस्थाएं होती हैं ये। नेक्स्ट है कि भाषा कौशल का सही क्रम बताइए। तो भाषा के आपके 4 बुनियादी कौशल जो होते हैं सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना होते हैं, और भाषा के इन मूलभूत कौशलों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है जो आपके ग्रहणशील और उत्पादक कौशल के अंतर्गत होते हैं। सुनना और बोलना जो होता है पढ़ने और लिखने से पहले होना चाहिए, क्योंकि सही क्रम के साथ 4 बुनियादी कौशल सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना जो है होते हैं। नेक्स्ट है कि एन इनरिच्ड करिकुलम ऑफ रैपिड लर्नर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके हॉलिंगवर्थ हैं इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है कि निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। तो आपके अवबोधन हो गया और परीक्षण जो है होता है। नेक्स्ट है कि परामर्श के 4 गुण बताइए। तो परामर्श की आवश्यकता अथवा गुण इस प्रकार होते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति को आत्म मूल्यांकन के लिए प्रेरित करता है परामर्श, है ना, और छात्रों को सही निर्णय लेने में सहायता देता है, और छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन भी प्रदान करता है, व्यक्तियों में सद्भाव पैदा करता है। इस प्रकार से इसके गुण या विशेषताएं कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि समूह परामर्श से आप क्या तात्पर्य है। तो समूह परामर्श में समूहों के माध्यम से आवश्यकताओं की
इस संतुष्ट की अवधारणा को बहुत विस्तार से माना जाता है। काउंसलर इन समूहों का उपयोग न केवल व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में व्यक्ति की मदद करने के लिए करता है, बल्कि समूह के सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से अधिकतम संतुष्टि देने के लिए प्रयास भी करता है ना। नेक्स्ट है कि छात्रों को निर्देशन प्रदान करने के लिए 2 विधियों के नाम लिखिए। तो ये आपकी व्यक्तिगत संपर्क विधि होती है और कि सामूहिक विधि के द्वारा जो है निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि शैक्षिक लब्धि से आप क्या समझते हैं। तो शैक्षिक लब्धि जो होती है वो आपकी कालानुक्रम आय और शैक्षिक योग्यता के अनुपात को संदर्भित करती है। जैसे कि आपका IQ जो होता है वो मानसिक आय और वास्तविक आय को, इसी प्रकार से शैक्षिक आय जो होती है शिक्षा से संबंधित होती है ना। तो इसमें जो शैक्षिक लब्धि होती है इसी प्रकार से वो आपके कालानुक्रम आय और शैक्षिक योग्यता के अनुपात को इस प्रकार से प्रदर्शित करती है, जिसके परिणाम को भी इसी प्रकार से 100 से गुणा किया जाता है। और शैक्षिक लब्धि उस आय को संदर्भित करती है जिस पर शैक्षिक प्रदर्शन का एक विशेष स्तर आमतौर पर प्राप्त किया जाता है। यह छात्र के कालानुक्रम आयु से अधिक या कम उसी प्रकार से हो सकती है, सेम बुद्धि लब्धि की तरह, है ना। नेक्स्ट है कि समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। समस्यात्मक बच्चों से हमारा तात्पर्य ऐसे बच्चों से होता है जो परिवार हो या कक्षा या विद्यालय में भली भली भांति की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे बच्चों का व्यवहार जो होता है सामान्य बच्चों से भिन्न होता है। और समस्यात्मक बच्चे कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि झूठ बोलने वाले होते हैं ना, क्रोध करने वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले, चोरी करने वाले, कक्षा में देरी से आने वाले जो बच्चे इत्यादि होते हैं। इस प्रकार के बच्चों को समस्यात्मक बालक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विद्यालय निरीक्षण के प्रकार बताइए। तो विद्यालय निरीक्षण जो है आपके 3 भागों में आपका संशोधनात्मक हो गया, निरोधात्मक और रचनात्मक होता है। इसी प्रकार से लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरों को देख लेते हैं कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं, उनके मुख्य विशेषताएं बताइए। तो प्रतिभाशाली बालक वे बालक जिनके अंदर जो है सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक बुद्धि और रचनात्मकता और समझने की क्षमता या किसी विशेष क्षेत्र जैसे कि गणित हो गया, संगीत, कला, विज्ञान आदि में जो है असाधारण योग्यता होती है। तो ऐसे बालक जो भी होते हैं प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। और इनकी विशेषताएं अगर देखेंगे तो ऐसे बालक जो होते हैं वो सामान्य बच्चों से की अपेक्षा तेजी से सीखते और समझते हैं ना। और उनमें जो है नवाचार यानी कि इनोवेशन और समस्या हल करने की क्षमता भी सामान्य की अपेक्षा अधिक होती है। और ये नई बातों को गहराई से जानने की जिज्ञासा रखते हैं। और कुछ बच्चों में संगीत है, गणित, कला, विज्ञान या खेल में विशेष प्रतिभा भी देखी जाती है। और इनकी स्मरण शक्ति जो होती है, तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति भी बहुत अधिक विकसित होती है नॉर्मली, है ना। नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत बताइए। तो इसके सिद्धांत आपके जैसे आपका होगा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ होता है जब कोई 2 बच्चे समान योग्यता, क्षमता या रुचि के नहीं होते हैं, है ना। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं उनके अंदर हैं तो वो समान क्षमता या रुचि के नहीं होंगे। तो समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करने पर बल देती है। इसमें असमर्थ हो गए बाधित बालक भी सामान्य कक्षा में बैठकर पढ़ सकते हैं। उन्हें उनकी रुचि, क्षमता, शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण दिया जाता है। इसके लिए विभिन्न क्रियाकलाप और गतिविधियों का शिक्षण रणनीति में परिवर्तन किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण अधिगम में सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार से आगे जैसे समानता का सिद्धांत हो गया, है ना, और समावेशिक पर्यावरण का सिद्धांत, शिक्षा के समान अवसर का सिद्धांत, है ना, और शिक्षा के समावेशन का सिद्धांत है, और व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का सिद्धांत और सहयोग का सिद्धांत। इस प्रकार से इसके जो है कई सारे सिद्धांत होते हैं जो आप इसी प्रकार से अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ना। और इसको PDF में आप पढ़ लीजिएगा। PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जा करके आप वहां से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परामर्श के महत्व बताइए। तो परामर्श के महत्व जैसे कि बालक को अपने संबंध में अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं की जानकारी मिल जाती है परामर्श से, है ना। बालक अपनी समस्याओं से संबंधित वातावरणीय परिस्थितियों से अवगत हो जाता है तथा उन परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालता है। और समस्याओं के समाधान से उपबोध की सभी शंकाएं दूर हो जाती हैं। और समस्या के समाधान हेतु स्वनिर्णय लेने में भी सक्षम हो जाते हैं बालक। और साथ में बालक अपने चरित्र का निर्माण भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसके महत्वों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि बाल अपराध किसे कहते हैं, इसके 4 प्रमुख कारण बताइए। तो हैली के अनुसार कहा है कि जो बालक व्यवहार के सामाजिक मानकों से हटकर आचरण करते हैं वह अपराधी कहलाता है ना। जैसे बाल अपराध के कारण क्या हो सकते हैं। तो बाल अपराध के सामान्यतः वही कारण है जो बालकों के विपरीत दिशा में सोचने के लिए बाध्य करते हैं। यानी कि इन कारणों के अपने अपने क्षेत्र होते हैं। जैसे कभी आर्थिक हो सकते हैं ना, कभी सामाजिक हो सकते हैं, या आर्थिक या सामाजिक क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव इन अपराधों के मूल में निहित होता है। कुछ ऐसे ही कारण हो सकते हैं जो एक क्षेत्र विशेष में रहने से पनपी विचारधारा के कारण होते हैं। जैसे कि चोरों के बीच चोरी करना सीख जाते हैं अगर जिस माहौल में मतलब रह रहे हैं ना, और शराबियों के साथ जो है रहकर शराब का सेवन करना, और वह अपराधी वृत्ति सामान्य कंसकित कारण अपनाती है ना। इस प्रकार के जो है इसी प्रकार बाल अपराध के मूल कारण जो है सामान्यतः नीचे दिए गए हैं। जैसे कि घरेलू परिस्थितियां आपकी हो गई, इसके कारण भी बाल अपराध कर सकते हैं बच्चे।
पाठशाला या घर का प्रतिकूल वातावरण हो गया, कुसंगत के कारण है ना, दूषित वातावरण, या बालकों की इच्छाओं का दमन अगर हो रहा है, बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति का न होना, और सामूहिक स्थितियाँ आदि जो होते हैं इसके कारण हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि निर्देशन एवं परामर्श की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो शिक्षा की आधुनिक प्रणाली जो है निर्देशन एवं परामर्श का अत्यंत इसमें महत्व है। जैसे कि जनसंख्या आजकल बढ़ने से रोजगार के अवसर भी घटने लगे हैं ना, और बेरोजगारी फैलने लगी है। अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक बालक की योग्यताओं और क्षमताओं का पता लगाया जाए, इससे तथा उनके क्षमताओं के अनुसार ऐसी शिक्षा दी जिससे वे वांछित रोजगार प्राप्त कर सकें, अपना भविष्य बना सकें। इसी के साथ साथ यह भी समस्या रहती है कि प्रत्येक बालक अपने स्वयं के लिए भी स्वयं की मानसिक संवेगात्मक उलझन को हल करने के लिए भी मार्गदर्शन चाहता है। तो अतः बालक को निजी, व्यावसायिक तथा शैक्षिक समस्याओं को हल करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। जब बालक अधिगम में असमर्थता महसूस करता है तो वह दूसरे व्यक्ति से परामर्श एवं निर्देशन चाहता है, जिससे कि वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सके। बालक की क्रियाएं अनेक भागों में विभाजित होती हैं। जो वह अपने जीवन को ढालना चाहता है तो उसे अच्छा मार्ग प्रदर्शन प्राप्त हो जाता है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अन्यथा वह विफल हो जाता है। इसी प्रकार से इसकी अवधारणा को आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यवेक्षण क्या है और एक अच्छे पर्यवेक्षक की विशेषताओं पर चर्चा करना है। तो पर्यवेक्षण एक आवश्यक प्रक्रिया है जो विद्यालय में संचालित होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हुए उसके सुसंचालन में मदद करता है और लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करता है। उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं जो हैं इस प्रकार हैं, जैसे कि शिक्षकों व छात्रों व कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना तथा उनका समाधान करना है ना। और बृहत समाज के विद्यालय से ये अपेक्षाएं हैं कि इनका ज्ञान अध्यापक कराते हुए उन्हें उनके अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित करना है ना। विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में उत्पन्न हुए दोषों का उन्मूलन करना, शिक्षकों की विशेष योग्यताओं के विकास हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना व इसके विकास के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना, विद्यालय में कार्यरत सभी सहकर्मियों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना, छात्रों के विकास पर विशेष बल देना और विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में प्रयोग करना। इस प्रकार से इसके कई सारे जो हैं विशेषताएं होती हैं जिनको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि वाक दोष के प्रकार बताइए, है ना। तो वाक दोष के जो है कई प्रकार होते हैं। जैसे कि आपका हो गया प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष। इसमें यह होता है कि यह बालक वह होते हैं जो कि शब्द उच्चारण से दोष ग्रसित होते हैं। यह दोष ऐसा होता है जिसमें बालक शब्द एक अक्षर बोलते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं। जैसे कौवा को सिर्फ कौ कह देते हैं और कभी कभी यह बालक एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि गलत बोलते हैं। जैसे पहले कौवा को कौवा फिर तौवा कहते हैं और कभी कभी यह ध्वनि को टेढ़ा करके बोलते हैं। इस प्रकार का जो दोष आपका होता है या प्रक्रियात्मक उच्चारण दोष होता है। और यह जो है मुख्य दो कारणों से हो सकता है। एक आपका त्रुटिपूर्ण अधिगम अगर गलत है तब हो सकता है, या फिर अंगीय दोष जो होता है इसके कारण भी हो सकता है। और दूसरा आपका होता है हकलाना। तो हकलाना भी एक प्रकार का वाणी दोष होता है, लेकिन यह जो है लगभग 1000 में से 8 या 10 बालक ही इस रोग से ग्रसित होते हैं। इस प्रकार की समस्या में बालक शब्दों को बार बार दोहराते हैं, कभी कभी यह बोलते बोलते रुक जाते हैं और कभी कभी यह बोलते समय उलझन भी महसूस करते हैं, या फिर आंखें बंद करके बोलना, शरीर के अंगों को हिलाकर बोलना भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके दो कारण माने जाते हैं, या तो ये वंशानुक्रम के द्वारा हो सकता है या फिर वातावरण के द्वारा भी हो सकता है। तीसरा आपका है आवाज़ की समस्या। आवाज़ की समस्या में यह होता है जब एक व्यक्ति को यह समझ नहीं आता कि किन परिस्थिति में ऊंचा बोलना चाहिए और किस परिस्थिति में नीचा, अतः यही स्वर दोष आवाज़ की समस्या कहलाता है। आवाज़ की समस्या का दोष नहीं माना जाता, इसे समस्या का नाम दिया गया है। और ये 3 प्रकार की होती हैं। एक स्वर विमूलना दोष होता है, अर्थात बालक या तो बहुत ऊंचा बोलता है या फिर स्तर से नीचे बोलता है ना। और एक होता है वह आवाज़ जो बिना किसी उतार चढ़ाव के एक ही स्तर तक चलती है और इस अवस्था में आती है। यह प्रवृत्तियाँ मुख्यतः शर्मीले बच्चों में पाई जाती हैं। एक होता है गुण संबंधी दोष, कई प्रकार के जो कि होते हैं, जैसे आवाज़ में भारीपन हो गया, जोर से सांस लेकर बोलना या नाक से बोलना, आवाज़ में कसैलापन, जो इस प्रकार से कई सारे दोष होते हैं। नेक्स्ट है कि श्रवण क्षतियुक्त बालकों के प्रकार बताइए, इन बालकों की पहचान कैसे करेंगे। तो ये जो है आपके निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे केंद्रीय श्रवण दोष आपका एक प्रकार से हो गया, एक मनोजैविक होता है, एक नाड़ी संस्थान और एक आचरण श्रवण बाध्यता होती है। तो केंद्रीय श्रवण बाधित जो हैं ये क्या होते हैं, तो यह वह बालक होते हैं जो कि जटिल बाध्यता से ग्रस्त होते हैं। इस प्रकार के बालक ध्वनि के बारे में जानते तो हैं परंतु यह इसका अर्थ नहीं समझ पाते तथा इनकी संप्रेषण समस्या भी काफ़ी गंभीर होती है। यह दोष दवाओं के सेवन से आ सकते हैं, इसलिए इनके सुधार में अधिक समय लगता है। आपका मनोजैविक जो होता है इस प्रकार की बाध्यता के मनोवैज्ञानिक होता है ना। यह बालक अपनी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इन बालकों में किसी रोग के कारण ही बाध्यता आ जाती है। कई प्रकार यह पहचानना कठिन भी हो सकता है
और यह दोष जो है मनोवैज्ञानिक है अथवा जैविक। इन बालकों के उपचार में अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है कि नाड़ी संस्थान श्रवण बाध्यता। ये क्या होता है, तो इसमें जो है बालकों में नाड़ी संस्थान के दोष के कारण यह आता है। इसका उपचार जो है करना संभव नहीं हो पाता। यह बालक श्रवण यंत्रों की सहायता सुनते हैं। इन्हें शिक्षा देने के लिए अलग अलग शिक्षा प्रावधानों का प्रयोग करते हैं। यह होठों की भाषा यानी कि लिप रीडिंग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्हें विशिष्ट विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। एक होता है आचरण श्रवण बाध्यता, तो इसमें होता है साधारण रूप से ऐसे बाधित बालक आचरण दोषी होते हैं या दोष कान के रोगों से संबंधित होते हैं। यदि चिकित्सक इनका उपचार करे तो यह दोष ठीक हो सकते हैं, परंतु कई बार चिकित्सकों की गलती से यह अधिक बाधित हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका है कि विकलांग बालकों की पुनर्वास योजना तैयार कीजिए। तो पुनर्वास के लिए जो है आपका दिया गया है, आप इसको जो है पास करके या फिर PDF से पढ़ लीजिएगा इसी प्रकार से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराधी बालकों के उपचार विधियों पर प्रकाश डालिए। तो आपकी मनोवैज्ञानिक विधियाँ होती हैं जैसे कि क्रीड़ा चिकित्सा के द्वारा या फिर मनोअभिनय के द्वारा, है ना, और इसी प्रकार से मनोविश्लेषणात्मक विधि के द्वारा या फिर वैज्ञानिक विधियाँ जो होती हैं इसमें प्रवेक्षण के द्वारा, बाल बंदीगृह के द्वारा या फिर रिफॉर्मेटरी स्कूल के द्वारा या फिर बोर्ड्स स्कूल के द्वारा। इसको भी जो है आप इसी तरह से पास करके पढ़ लीजिएगा या फिर आप PDF से देख लीजिए। PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी हमने प्रीवियस ईयर के पेपर्स और मैराथन क्लासेस कराई हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं। धन्यवाद।